चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले देखने वाले हैं मैप वाले हिस्से को। आज मैप के अंतर्गत हम कवर करेंगे जियोग्राफी में जो हमारा चैप्टर आता है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को हमने देखा था कि भारत की जो भूमि है उसको हमने 5 भाग में बाँट दिए थे। जैसे कि नॉर्थ में जाते हैं आप तो पर्वतीय मैदान पड़ता है, उसके नीचे आओगे तो आपको विशाल मैदान पड़ जाएगा। इसके बाद फिर नीचे की तरफ और बढ़ते हैं आप तो पठारी एरिया पड़ जाता है जिसको प्रायद्वीप का पठार कहते हैं। फिर कुछ हमारा मरुस्थल वाला हिमालय है, मरुस्थल का इलाका है और सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है कुछ-कुछ जो मैदान है हमारे वो समुद्र तट के किनारे हैं। इसके बाद में हिमालय को भी 4 भाग में बाँट दिया गया है, ठीक है? पहला जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की लाइनिंग आप देख रहे हैं, 3 लाइन यहाँ पर। ये है एरिया हिमालय का, इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। कई सारी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हमको देखने को मिल जाएगी जैसे कि माउंट केटू, इसके अलावा श्योक नदी भी हमको दिखती है, काराकोरम पड़ जाता है और लद्दाख वाला एरिया, ठीक है? और ये जास्कर। पहला हिस्सा हम देख लिए, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो सबसे लंबी जो लाइन आप देख रहे हैं पिंक कलर की, पिंक कलर की जो सबसे लंबी लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये है वृहद हिमालय इसको हम बोलते हैं। उसके नीचे फिर आपको ग्रीन कलर की ये पट्टी दिखाई देगी, तो ग्रीन कलर से हमने दर्शाए हैं लघु हिमालय को और सबसे ये जो अंदर वाला हिस्सा है, भारत के अंदरूनी हिस्सा को हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से देखा जाए तो कितने भाग में हमने बाँटे हैं? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनमें कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ भी हैं जैसे कि माउंट केटू, ठीक है, राकापोसी पर्वत श्रेणी, नागा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर है? ग्रीन वाले हिस्से में मतलब लघु हिमालय में जो आप देख रहे हैं नंगा पर्वत। इसके अलावा बंदरपूछ हो गया, नंदा देवी हो गया, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, नामचा बरवा, ये सारी जो ज़्यादातर चोटियाँ हैं कहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं? वृहद हिमालय में दिखाई दे रही हैं। तो हिमालय के बारे में आज हम खाली बेसिक बेसिक बातें समझने की कोशिश करेंगे। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो ऐसा माना जाता है जहाँ आज का जो हिमालय पहाड़ है वहाँ पर एक उथला समुद्र हुआ करता था। फिर प्लेटों की गति होते रहती है हमारी धरती के भीतर में, उन्हीं की गति के चलते चलते ये पर्वत उभर कर सामने आया है। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक जो सिद्धांत है वो किसका है? प्लेट टेक्टोनिक का है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ यदि आप बढ़ते हो, जैसे कि यदि यहाँ से आपका हो गया ये वाला एरिया प्रायद्वीप पठार का, इस प्रकार से इस तरफ आप बढ़ते जा रहे हो तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पर्वत का कैसा होते जा रहा है? इस प्रकार से उत्तल होते जा रहा है, उभरा हुआ हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। यदि हम प्रायद्वीपीय पठार की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उत्तल हिस्सा नज़र आता है और यदि आप प्रायद्वीप पठार से दूर जाते हैं तो अवतल। प्रायद्वीपीय पठार से दूर मतलब ये जो तिब्बत वाला रीजन है, इस तरफ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इधर का जो एरिया है वो अवतल हो गया है। ट्रांस हिमालय के हमने बारे में हम देखें, जो 3 लाइनें ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय है। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पर्वत श्रेणी आ जाती है। केटू भी यहीं पर स्थित है जिसको हम गाडविन आस्टीन बोलते हैं, 8611 मीटर। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर एक काराकोरम है और काराकोरम की ही जो चोटी है केटू, वो है पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर पड़ जाता है हिमाद्री वाला हिमालय। हिमाद्री क्योंकि ये एरिया हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसको हम सर्वोच्च भी बोलते हैं, इसको हम बृहद भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती है। इसकी हाइट भी आप देखोगे तो एवरेज हाइट कितनी है इसकी? इसकी एवरेज हाइट आपको पड़ जाएगी लगभग लगभग 8611। इसकी जो लगभग हाइट है वो लगभग है 600 मीटर की, ठीक है। ये जो बीच वाले की हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय या फिर बृहद हिमालय की, तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल इसी श्रेणी में पड़ती है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं, चोटी हैं। इसके बाद हम ग्रीन कलर में आ जाते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है इसको हम बोलते हैं हिमाचल श्रेणी। लघु या फिर मध्य हिमालय इसको बोला जाता है। इसमें कई सारी चोटियाँ, पीर पंजाल, धौराधार, मसूरी, नागटीबा और महाभारत श्रेणियाँ। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घाटी भी मिल जाएंगे, जैसे कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी। यहाँ पर अल्पाइन चारागाह बनाए गए हैं, जिनको कश्मीर घाटी में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या फिर पयार कहलाते हैं। शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग ये सब लघु हिमालय में ही लोकेटेड है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आ जाता हमारा सबसे लास्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हिमालय पर्वत का, तो इसको हम बोलते हैं शिवालिक, निम्न या फिर बाहरी हिमालय। ये हिमालय का सबसे नया भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई सारी घाटी हैं, जैसे कि काठमांडू घाटी, पश्चिम में हम इनको दून कहते हैं, दून या फिर द्वार, जैसे देहरादून, हरिद्वार का जो शिवालिक के निचले भाग है ना, इसको हम तराई बोलते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। इसके बाद हम देखेंगे द हिंदू की मेन खबरें। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का जश्न मनाते हुए बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में इन्होंने मंजूरी दी थी। तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सरकार उनका संरक्षण करना चाहती है। राष्ट्र का गौरव, वीरता, आतिथ्य के भारतीय मूलों को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इसमें आदिवासी लोगों ने जो प्रयास करे थे, उनको मान्यता देने के लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए हर साल जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा 15 नवंबर को, ऐसा सरकार का कहना था। ठीक है, तो ये 15 नवंबर की ही हम न्यूज़ देख रहे हैं, क्योंकि पीआईबी की जब हम न्यूज़ देखते हैं तो कल की पूरी कंप्लीट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। अब आज की देखेंगे तो आज तो हमें पूरी खबरें मिलने वाली नहीं है, इसलिए हम एक दिन पहले की देखते हैं पीआईबी की न्यूज़, मतलब कल की। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जब हुआ करता था हमारे देश में, अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो उस टाइम में आदिवासियों ने भी बहुत लड़ाई लड़ी थी अपनी ज़मीन को लेकर के। ज़मीन के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, जंगल में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनको पेड़ पौधे नहीं काटने दिए जाते थे। ऐसे बहुत सारे उन्होंने आंदोलन करे हैं। तो आदिवासी लोगों में कई सारे लोग आ गए थे, जैसे कि तामार, संथाल, खासी, भील, मिजो, कोल, ये सब आ जाते हैं। अब देखिए, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबसे ज़्यादा कोई फेमस हैं तो वो हैं बिरसा मुंडा। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और ये आते थे मुंडा जनजाति से संबंधित। इन्होंने 19वीं शताब्दी के लास्ट में आज का जो झारखंड और बिहार का हिस्सा है, इस आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजों के शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था। न्यूज़ की तरफ देखें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रपति ने उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। इसके अलावा शहडोल में जनजाति समागम को भी उन्होंने संबोधित किया था। तो 15 नवंबर 2022 को हम जानते हैं कि जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह भारत भर में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं, जस्ट फॉर हमारे नॉलेज के लिए है, कि भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा क्या बताता है, कितना हम आयात कर रहे हैं, कितना हम निर्यात कर रहे हैं, उस पिक्चर को ये क्लियर कर देता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा है वो श्रिंक किया है, कितना परसेंट, 16.7%। एक्सपोर्ट में कमी आई है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें वृद्धि हुई है, कितना परसेंट की, 5.7% की वृद्धि हुई है। मतलब देखा जाए तो हम एक्सपोर्ट भी कम करे हैं और हमने आयात भी बढ़ा दिया है 5%, यदि देखा जाए तो। इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रहा है वो श्रैंक किया है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 16.7% की अक्टूबर के महीने में। ये कितना हो गया है घट करके, $29.8 बिलियन।
एज द ग्लोबल स्लोडाउन डेंटेड ओवरसीज डिमांड फॉर द कंट्रीज गुड्स। बताया जा रहा है इसका मेन रीजन क्योंकि पूरे विश्व भर में मंदी का दौर चल रहा है, इसी के चलते चलते लोग भारत से कोई चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हो गया है। पहला यदि हम कॉन्ट्रैक्शन देखें, सिकुड़न देखें फरवरी 2021 से ही, तो इसमें कितनी खींचतान हमको देखने को मिली है। आउटबाउंड शिपमेंट बिलो द $30 बिलियन का लेवल, 30 बिलियन से भी हम नीचे चले गए, कितने 29.8 बिलियन में। लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 मंथ, पिछले 20 साल का 20 महीने का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो 30 बिलियन से हम नीचे गए हैं पिछले 20 मंथ का रिकॉर्ड यदि हम देखते हैं तो। इंपोर्ट में भी वृद्धि हुई है 5.7% की साल दर साल। ये कितना हो गया है, $56.7 बिलियन का हो गया है। इसका रीज़न है हमारे और फॉरेन के बीच में ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। इसका मतलब ये है हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और बाहर से चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया की पॉपुलेशन से संबंधित यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्या क्या बातें कही गई हैं, उससे संबंधित ये न्यूज़ आई हैं। पॉपुलेशन की बात करें, यदि हम जनगणना की बात करें भारत में, तो इसकी शुरुआत होती है हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से 1872 में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम में भारत में, तब 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने क्या काम कर दिया, 1881 से नियमित जनगणना को चालू कर दिया था और उस टाइम में कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड रिपन का। फिर 1881 की यदि हम बात करें तो 1881 में जो जनगणना आयुक्त थे वो थे डब्ल्यू प्लाडेन। वहीं फिर भारत जब आज़ाद हुआ, इसके बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में, 1951 में। 1951 में पहली बार जनगणना हुई। इस टाइम में आयुक्त हुआ करते थे आर.ए. गोपाला स्वामी। ये तो थे कुछ बेसिक फैक्ट जनगणना को लेकर के। आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। अब आप सोच सकते हैं 1749 में पहली बार यहाँ पर जनगणना हुई थी। फिर 10 की जनगणना की शुरुआत की हम बात करें तो 1790 में, कौन से सन में, 1790 में यूएस में इसकी शुरुआत हुई थी, हर 10-10 साल में। और फिर इसके बाद आप देखोगे 1801 में इंग्लैंड ने भी इसको अपना लिया था। 1801 में इंग्लैंड ने भी कहा कि हम भी हर 10-10 साल में अब की हमारी जनगणना कराने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ में कौन सी बातें बताई गई हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, उसमें हमें स्थिरता दिखाई दे रही है। ये एक इंडिकेटर है इफ़ेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज़ का, ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, देखिए भारत भले ही विश्व का नंबर 1 देश बनने वाला है जनसंख्या के मामले में, लेकिन हमारी जो जनसंख्या की ग्रोथ है ना उसमें स्थिरता आ रही है। और ये हो पाया है सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं, अवेयरनेस फैलाया गया है, बहुत सारे साधन उपलब्ध कराए गए हैं, तब जा कर के ये चीज़ संभव हो पाई है। इसके अलावा शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे मेन है। फर्टिलिटी रेट की बात करी जाती है यहाँ पर, जन्म दर की। फर्टिलिटी रेट मतलब एक जो महिला है एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है। 2019 से 21 के ये डाटा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सब स्टेट भी शामिल हैं और यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। इसको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं। जैसे पहली जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी के अंतर्गत हम उन राज्यों को रख रहे हैं जहां पर 2 से भी ऊपर क्या है, फर्टिलिटी रेट रहा है। 2.1 से ऊपर जो फर्टिलिटी रेट रहा है, कौन कौन से स्टेट हैं, बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड, मणिपुर। इससे थोड़ा हम अब नीचे आते हैं, 2.1 से कम या फिर 2.1 के बराबर से लेकर के 1.7 तक। 1.7 तक की यदि हम जा रहे हैं तो इसमें आ जाते हैं एमपी, राजस्थान, असम, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
दमन एंड दीव, हवेली, दादरा नगर एंड हवेली, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु। फिर 1.7, 1.7 से कम होना चाहिए से लेकर के हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1.4 तक। ये जो फर्टिलिटी रेट है कहाँ कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी। और यदि हम बात करें 1.4 फर्टिलिटी रेट या फिर इससे भी कम, तो वो कहाँ कहाँ है, चंडीगढ़ में है, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, गोवा, लद्दाख, सिक्किम। तो आप छोटे छोटे जो राज्य देख रहे हैं, इन्होंने बेहतर काम किया है। यहाँ सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाई है, इसलिए यहाँ पर जो जन्म दर है वो 2 से भी नीचे चले गई है। और एक बात हमको ध्यान देने वाली ये है कि देखिए, यदि हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर के आ जाते हैं ना, तो हमारा हाल भी फिर चाइना के जैसे हो जाएगा, क्योंकि चाइना में यंग लोगों की संख्या कम हो गई है और बूढ़े लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ गई है। यदि वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती है तो सरकार की जेब का खर्चा भी बढ़ जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, उनकी वेलफेयर में, उनके सोशल स्कीम में पेंशन देना है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल कराना है। तो कुल मिलाकर वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती है तो सरकार के लिए सिर में बोझ ही है वो। एज द ग्लोबल पॉपुलेशन रीच्ड 8 बिलियन, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो कितने बिलियन पहुंच गई है, 8 बिलियन, मतलब 8 अरब। यूनाइटेड नेशन ने ट्यूसडे के दिन कहा है, इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ऐसा लग रहा है कि इसमें स्टेबलाइजेशन आ रहा है, जो कि शो करती है कंट्री की नेशनल पॉलिसी को। नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी बनाए गए थे उसकी तरफ फोकस हो रहा है। एंड हेल्थ सिस्टम अच्छा किए हैं, इसमें इंक्लूड है एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस। फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, क्या क्या उपाय आपको अपनाना है, तो ये सर्विस लोगों तक पहुंची है। इसी के चलते चलते हम जो है फर्टिलिटी रेट को कम कर पाए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है टच कर गई है 8 बिलियन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन विश्व की जो जनसंख्या है वो कितने पहुंच गई, वो हो गई 8 अरब। एंड इंडिया वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द माइलस्टोन, और इसमें इंडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इंडिया ने ऐड कर दिया है 177 मिलियन पीपुल ऑफ द लास्ट बिलियन पीपुल बोर्न इन द वर्ल्ड, ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस का। चाइना की बात करें जिसने ऐड करा है 73 मिलियन पीपुल को, और प्रोजेक्शन ये लगाया जा रहा है इसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द नेक्स्ट बिलियन इन द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी इन द निगेटिव। तो जो बिलियन का निर्माण करना, आगे जो बिलियन एक फिर से बढ़ जाएगा, जैसे 8 बिलियन है, 8 से 9 बिलियन है, तो इस बिलियन के निर्माण में इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रहेगी। The good news is that India's population growth appears to be stabilizing. ये अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की तरफ से ये कहा गया है कि जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन, एक महिला एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। पहले वो 2.2 हुआ करती थी, तो घट करके ये 2.0 में आ गई है। इसके अलावा गुड रिकॉर्ड की बात करी जाती है, टोटल 31 स्टेट है, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जो कि हिस्सा बना रहे हैं 69.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन का। हैव अचीव्ड फर्टिलिटी रेट्स बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल बनाया गया है उसके बारे में बात करी जाती है कि कितना परसेंट योगदान यहाँ पर जा रहा है। मेन रीज़न जो यहाँ पर बताया जा रहा है डिक्लाइन का, गिरावट का फर्टिलिटी रेट में, इसमें इंक्लूड है इंक्रीज इन एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड। आज के टाइम में नई नई टेक्निक आ गई है जिसके चलते चलते गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जा रहे हैं। फैमिली प्लानिंग मेथड यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रॉम 47.8% 2015-16 में हुआ करता था, जो कि बढ़ गई है आज के टाइम में 56.5%। इसके अलावा हमें जो है अनमेट रिडक्शन इन अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग बाय 4 परसेंटेज पॉइंट ओवर द सेम पीरियड।
बिजनेस वाले पेज में देखें तो इकोनॉमी से संबंधित हमें एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट के अंतर्गत क्या काम किया जा रहा है, देखिए डॉलर के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉलर कितना महंगा होते जा रहा है रुपए की तुलना में। एक डॉलर के लिए आपको 70 रुपये 80 रुपया खर्च करने पड़ जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए गए हैं, जैसे कि उसको डॉलर में ट्रेड करने से मना किया जा रहा है। तो ये सब जो कंडीशन है, इनसे निपटने के लिए सरकार की तरफ से एक उपाय किया गया है। इसके अंतर्गत इनका कहना है कि हम जो व्यापार होगा रसिया और इंडिया और रसिया के बीच में, ये हम करेंगे किसमें, रुपए में। वोस्ट्रो अकाउंट रसिया का काम करेगा, इंडिया में किसी भी बैंक में अपना खोल लेगा खाता, और फिर इसी खाते से लेन देन उसका होने वाला है। इस प्रकार से ट्रेड हमारा चलेगा। यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि दो जो 9 रशियन बैंक्स हैं, उसमें एक बैंक है गैज़प्रोम बैंक। इसने ओपन कर लिया है अकाउंट कहाँ पर, कलकत्ता बेस्ड यूके बैंक में। जबकि 6 जो अदर है ना, इन्होंने ओपन किया है अकाउंट विथ प्राइवेट लेंडर इंडसइंड बैंक। द सेंट्रल बैंक मिस्टर बार्थवाल का कहना है। यदि हम रूपी ट्रेड की बात करते हैं, पहला जो इम्पोर्टर रहा हैज़ पुट सम मनी इनटू द ट्रेड अकाउंट। जैसे वहाँ की कोई कंपनी होगी, उस कंपनी ने क्या काम कर दी है, अपने पैसा को कुछ इस बैंक अकाउंट में डाल दिया है। देन ओनली कैन एक्सपोर्टर सेट इट ऑफ अगेंस्ट देयर एक्सपोर्ट